हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा मसला जो मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से है, जो आम तौर पर मिसडायग्नोस्ड होता है और मिसट्रीट होता है और क्वेकरी बहुत ज़्यादा है इस मामले के अंदर, गलतफ़हमियाँ बहुत ज़्यादा हैं। चार बेसिक रीज़न्स होते हैं इस प्रॉब्लम के। एक तो कुदरती अमल है कि बंदा ख़ुद उसकी एज ऐसी हो गई है कि जिसको कहते हैं सेनाइल डीजनरेशन, यानी उसकी अपनी जो वेसल्स हैं उसके अंदर खून का बहाव का अमल कम हो गया है और उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस जो है वो लाज़मी बात है एज के साथ कम हो जाती है। ये तो एक कुदरती बात हो गई। लेकिन जवान उम्र के अंदर, नौजवानी से लेकर अधेड़ उम्र तक जैसा कि नॉर्मल फंक्शन होना चाहिए मेल बॉडी का, उसके चार मेन रीज़न्स होते हैं। एक रीज़न तो होता है हार्मोनल, यानी बॉडी में जो हार्मोन्स इन करैक्टरिस्टिक्स को, मर्दाना खुसूसियात को बढ़ोतरी देते हैं, बढ़ाते हैं, उनकी कमी हो जाए। एक नंबर दो के डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या इस तरह के किसी मर्ज़ की वजह से जो खून ले जाने वाली नालियां हैं उनके अंदर कोई ऐसी कमी वाक़या हो जाए या उनका डायमीटर नैरो हो जाए, पतला हो जाए, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम आमतौर पे अधेड़ उम्र के लोगों के अंदर होती है। तीसरी एक इसका रीज़न जो हो सकता है, जो सबसे कॉमन है, वो साइकोजेनिक है, यानी मरीज़ नफ्सियाती तौर पर अपने आप को अंदर से कमज़ोर महसूस करता है और वो समझता है कि मैं ये अमल परफॉर्म करने के काबिल नहीं हूँ, या अगर कर भी पाऊँगा तो शायद उसके अंदर कोई कमी रह जाएगी और मैं उस तरीके से नॉर्मल अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। जो चौथा सबब है वो वेनस लीक कहलाता है, यानी अब कुदरती तौर पर खून उज़ू में आ रहा है और उसको असूलन वहाँ पे रुकना चाहिए फॉर सर्टेन पीरियड, जब तक कि मर्द अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है उस दौरान उस खून का बहाव उज़ू में रहना चाहिए। और उसका तरीक़ा कुदरत ने ये रखा हुआ है, बहुत ही हाई प्रोफाइल एक अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया है कि खून का बहाव अंदर की तरफ तो होता है, यानी उज़ू में तो आता है, लेकिन बाहर जाने से रुक जाता है इस पूरे अमल के दौरान और बहुत कम मिक़दार में ब्लड वापस जाता है दिल की तरफ। लेकिन बाज़ नौजवानों में बदकिस्मती से कुदरती तौर पर ऐसा हो जाता है कि खून आ तो रहा है लेकिन वापस भी उसी रफ्तार से जा रहा है। इसको हम वेनस लीक कहते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल परफॉर्मेंस नहीं हो पाती और ऐसे मरीज़ फिर मुख्तलिफ फिर दरवाज़े खटखटाते हैं, लाज़मी बात है उनको पता भी नहीं होता कि कहाँ जाना है। इस तरह के कुछ मरीज़ हमारे पास भी आते हैं और इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट जो है, हमारे पास एक ट्रीटमेंट ऑप्शन भी इसका मौजूद है जो कि दुनिया में बड़ी तेज़ी से इंट्रोड्यूस भी हुआ है, लोग इस पे बात भी कर रहे हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं। इसका तरीक़ा इलाज जदीद ये होता है कि जो एंडोवास्कुलर, यानी हम रगों के अंदर जाते हैं अपने कैथेटर्स के ज़रिए, जिस तरह आपने कार्डियक एंजियोग्राफी सुनी होगी, इसी तरह से बिल्कुल ये एंजियोग्राफी के ज़रिए प्रोसीजर किया जाता है और उन वेंस को जो कि उज़्व ख़ास को ड्रेन कर रही होती हैं उनको हम ख़ास ग्लू के ज़रिए और कॉइल्स के ज़रिए बंद कर देते हैं। जब वो वेंस बंद हो जाती हैं तो जिस वक्त खून का दौरानिया अंदर की तरफ आता है उज़ू में, तो वापसी का रास्ता उसका रुकावट का शिकार हो जाता है और इस तरह जो नॉर्मल फंक्शन है मर्दाना वो बहाल होना शुरू हो जाता है। इस अमल को हम एंडोवास्कुलर एम्बोलाइजेशन ऑफ पेरी प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सिस कहते हैं। थोड़ा सा लंबा नाम है, कॉम्प्लेक्स नाम है, लेकिन जो वेंस का गुच्छा है उसको हमने बंद करना होता है ताकि खून जब अंदर जाए तो वापसी में उसको रुकावट महसूस हो और ये परफॉर्मेंस नॉर्मल आ सके। अभी रिसेंटली हमने कुछ प्रोसीजर्स किए हैं, उन प्रोसीजर्स का बहुत प्रॉमिसिंग रिज़ल्ट आया है। तीसरे चौथे दिन ही हमें फ़ीडबैक आना शुरू हो गया मरीज़ का, और जिनके जो लास्ट हमने किया है पेशेंट वो 39 ईयर ओल्ड जवान बंदा था। शादी इसी वजह से नहीं कर पा रहे थे वो कि उनको ये एतमाद ही नहीं था कि वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को नॉर्मल गुजार सकेंगे। तो हमारे पास कहीं से रेफ़र हुए, आमतौर पे यूरोलॉजिस्ट यानी जो गुर्दे मसाने के डॉक्टर हैं वो इन चीज़ों को देख रहे होते हैं और वो पहले तमाम टेस्ट करवा लेते हैं। वो टेस्ट हम भी करवाते हैं। साथ ही साथ साइकेट्रिक एवेल्यूएशन भी होती है ऐसे मरीज़ों की। कहीं ऐसा तो नहीं कि साइकोजेनिक रीज़न की वजह से ऐसा ना हो रहा हो। हार्मोनल एवेल्यूएशन भी करते हैं कि हार्मोन्स का लेवल इनका नॉर्मल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये मरीज़ जो हमारे पास आए थे, इनको वेनस लीक का डायग्नोस्ड इनका इशू था, जो हमने 2 मरतबा कन्फर्मेशन भी की। बड़े इदारों से इसका अल्ट्रासाउंड डॉपलर होता है ख़ास किस्म का, जो 40 से 45 मिनट तक चलता है ये अल्ट्रासाउंड। वो करवा के हमने कंफर्म किया और उसके बाद हमने प्रोसीड किया और ये पाकिस्तान में ग़ालिबन अपनी नौइयत का पहला केस था।
जिसके अंदर इस तरह की मर्दाना कमज़ोरी का बड़ी कामयाबी के साथ इलाज हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह यही इलाज इस वक्त यूरोप और अमेरिका के अंदर बहुत महंगा है, क्योंकि इसकी इन्वेंट्री महंगी है, सामान बाहर से आता है सारा, और करने वाले लोग पाकिस्तान में अभी तक मेरे मालूमात के मुताबिक तो फ़िलहाल कोई प्रोसीजर नहीं हुआ था। हमने ये शुरू किया है प्रोसीजर। ये प्रोसीजर पाकिस्तान में अब शुरू हुआ है, लेकिन क्योंकि इन्वेंट्री महंगी है, यानी सामान इसका बाहर से सारा इंपोर्ट हो रहा है, तो थोड़ी कॉस्ट इसकी आ रही है। बाहर के मुकाबले में तो 1/4 बल्कि 1/5 इसकी कॉस्ट है। पाकिस्तान के अंदर इसकी कॉस्ट तकरीबन रेंज करती है, डिपेंड कि हम कौन सा कितना सामान यूज़ होगा मरीज़ के अंदर। बाज़ मरीज़ों में दोनों तरफ की वेंस खुली हुई होती हैं, बाज़ में एक तरफ की वेन होती है, तो इसमें जितने कॉइल्स यूज़ होंगे, जितना ग्लू यूज़ होता है, उस हिसाब से इसकी इन्वेंट्री बनती है और चार्जेस बनते हैं। एवरेज कॉस्ट इसकी तकरीबन 4 से लेके 7 लाख के दरमियान आ रही है। यही अमेरिका और यूरोप के अंदर इससे कम 4 से 5 गुना ज़्यादा आती है कॉस्ट। जो मर्द होता है जब वो जवान होता है तो उसको ये अंदाज़ा हो जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है और कैसी होनी चाहिए। फिर लोग लिटरेचर सर्च करते हैं। जिनकी शादियां कम उम्र में हो जाती हैं उनको तो अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन जो हमारे यहाँ क्योंकि शादियाँ ही लेट होती हैं और 28 साल, 30 साल, 32 साल तक लोगों को पता नहीं चलता, फिर इतना ज़्यादा मवाद मौजूद है, यानी जो नेगेटिव मवाद जिसको हम कहेंगे वो मौजूद है इंटरनेट के ऊपर भी और किताबों में, अखबारों में, कि उसकी वजह से वैसे भी लोग बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो जाते हैं और समझते हैं कि हम नॉर्मल नहीं हैं। तो एक आदमी को पता कैसे चलेगा कि उसमें एक कमज़ोरी है? उसका पैरामीटर तो कि रात के वक्त मर्द की बॉडी में एक नॉर्मल तब्दीली आती है जो रात के आखिरी हिस्से में होती है आमतौर पर, और ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से बॉडी में आती है। अगर तो नौजवान के अंदर ये रोज़ाना या हर दूसरे दिन ये अमल हो रहा है तो वो नॉर्मल ही कहलाएगा, उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। हमारे अगर किसी को ये भी नहीं होता तो फिर उसको यूरोलॉजिस्ट की यानी जो गुर्दे मसाने के डॉक्टर हैं उनकी असिस्टेंस लेनी चाहिए, या कोई करीबी फैमिली फिजिशियन है उनकी असिस्टेंस लेनी चाहिए। और किसी भी किस्म की दवाई खाने से पहले या किसी भी हकीमी नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले मुस्तनद मुआलिज और डॉक्टर के पास पहुंचना ज़रूरी है। आम तौर पर इस चीज़ की तशख़ीस क्योंकि रेडियोलॉजी के ज़रिए ही होती है, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए होती है और सिटी स्कैन के ज़रिए होती है, तो वहाँ से पेशेंट हमारे पास रेफ़र हो जाता है। और फिर अब ये नया तरीक़ा इलाज क्योंकि ऑफ़र ही हम कर रहे हैं, लिहाजा फिर उसकी फ़र्दर ट्रीटमेंट भी हमारे पास होगी। पाकिस्तान में कोई इस वक्त डाटा ऐसा अवेलेबल नहीं है जिसके बारे में वसूख के साथ कह सकें कि कितने मर्द इम्पोटेंसी का शिकार हैं और उनकी क्या मेजर वजूहात हैं, लेकिन पूरी दुनिया का जो डाटा है वो ये बताता है कि 4 मेन वजूहात जैसा कि मैंने पहले बताई हैं। हमारे माशरे में हमारा भी ख्याल ये है कि साइकोजेनिक कॉज सबसे ज़्यादा लीडिंग है, यानी नफ्सियात और डिप्रेशन की वजह से मर्दों की परफॉर्मेंस नीचे हो जाती है बहुत सारे मर्दों में। और कुल इम्पोर्टेंट पेशेंट अगर मिसाल के तौर पे 100 हैं तो उसमें से 70 से 80% यही वाली कैटेगरी पाई जाती है। उसके अलावा आर्टीरियल इंसफिशेंसी जो कि डायबिटिक पेशेंट्स में हो सकती है, क्योंकि शुगर के अंदर भी जो वेसल्स होती हैं वो नैरो हो जाती हैं कि खून का पहुंचना ही मुमकिन नहीं हो पा रहा या सही से खून पहुंच नहीं पा रहा उज़ू के अंदर, तो ये भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और मेरा अपना ख्याल है, इस पे कोई साइंटिफिक डाटा नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरा ख्याल है कि 10 से 15% ये मरीज़ भी माशरे में मौजूद हैं। वेनस लीक के पेशेंट जो हैं वो निस्बतन कम हैं, लेकिन दे हैव सिग्निफिकेंट सिम्टम्स फिर, क्योंकि इनका नॉर्मल फंक्शन ही जवानी में ही बहाल नहीं हो रहा होता। तो ये यानी तादाद कम, निस्बतन कम है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रीटेबल भी हैं। दूसरी बात ये है कि ये नॉर्मल अपने फंक्शन में जा ही नहीं पाते ज़िंदगी भर, तो इनको अंदाज़ा नहीं होता कि नॉर्मल फंक्शन होगा ही कैसे। लिहाजा इनकी तादाद 100 में से शायद 5%, 7% हो, लेकिन ये वो लोग होंगे जो ट्रीटेबल हैं, जिनको ट्रीटमेंट मिल सकती है और इनमें कामयाबी के ज़्यादा इम्कानात हैं। इसके बुनियादी टेस्ट जो हैं इम्पोटेंसी के, उसके अंदर एक हार्मोनल असेसमेंट होती है, यानी बॉडी में मर्दाना हार्मोन्स की कमी तो नहीं है एक। उसके 2 या 3 टेस्ट होते हैं, ये आपको आपका फिजिशियन भी लिख सकता है, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट भी लिख सकता है, यूरोलॉजिस्ट भी लिख के दे सकता है। दूसरा साइकोजेनिक यानी साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है, जो एक आम फिजिशियन भी कर लेता है सवालात के ज़रिए, और साइकेट्रिक एवेल्यूशन भी हो सकती है। ख़ास तौर पे उन लोगों के अंदर जिनके अंदर डिप्रेशन हो, उनके अंदर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइकेट्रिक एवेल्यूशन और उसका इलाज भी हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फिर नॉर्मल हो। फिर बारी आती है अगर साइकेट्रिक इलनेस या साइकोलॉजिकल डिप्रेशन वगैरह नहीं है, यानी साइकोजेनिक कॉज रूल आउट हो गया है, तो फिर वेनस लीक के लिए या आर्टीरियल इंसफिशेंसी के लिए, यानी खून अंदर जा रहा है और बाहर निकल रहा है, इन दोनों के लिए अल्ट्रासाउंड डॉपलर इस गोल्ड स्टैंडर्ड।
और ये अल्ट्रासाउंड डॉपलर, वैसे तो हज़ारों लाखों की तादाद में अल्ट्रासाउंड होते हैं, लेकिन ये बहुत ही मखसूस किस्म का अल्ट्रासाउंड होता है। इसके लिए इंतहाई प्राइवेसी का माहौल रखा जाता है, क्योंकि इसमें प्राइवेट पार्ट एक्सपोज होता है डॉक्टर के सामने। इसमें ख़ास तरह का इंजेक्शन, बारीक इंजेक्शन 1 to 2 ml बॉडी में लगाया जाता है, जिसके बाद खून का दौरानिया उज़ू में बढ़ना चाहिए। जिस वक्त ये दौरानिया बढ़ रहा होता है उस वक्त ये अल्ट्रासाउंड किया जाता है और इंतहाई प्राइवेसी के साथ किया जाता है, क्योंकि बहुत प्राइवेट इशू होता है। दिस इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, और ये बड़े हॉस्पिटल्स में ही करवाना चाहिए जहाँ पे ये सारी सहूलियात हों। प्लस जो मशीन अल्ट्रासाउंड की यूज़ होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, और वो ख़ास मशीन होती है जिसके ऊपर ये अल्ट्रासाउंड बेहतर जिसका रिज़ल्ट आ सकता है। हर छोटी बड़ी अल्ट्रासाउंड मशीन पर इसका रिज़ल्ट नहीं आता। तो अल्ट्रासाउंड डॉपलर इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस, उसी के ऊपर डायग्नोसिस होता है। बाद मरतबा हमें सिटी करवाना पड़ता है, और सिटी स्कैन कुछ पेशेंट में हम करवाते भी हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मर्दाना कमज़ोरी के लिए अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। ये सहूलत टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में ही मौजूद है। कुछ सेंटर्स डेडिकेटेड इमेजिंग के ऐसे हैं जहाँ पे होता है, लेकिन जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स का मतलब होता है जहाँ पे हर तरह का इलाज होता है। बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं, जिसमें गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी होते हैं, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा बेहतर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, वहाँ पे ये अल्ट्रासाउंड की सहूलत ज़्यादा मौजूद, अच्छी तरह मौजूद है। पेनाइल इम्प्लांट्स पूरी सर्जरी है, बड़ी सर्जरी है, और इसके अंदर जो है वो ख़ास मटेरियल के इम्प्लांट्स रखे जाते हैं। वो इस तरह के होते हैं कि इन्फ्लेट कर सकते हैं आप उसको, और उसका कंट्रोल जो है वो सबकुटेनियस यानी खाल के नीचे एक बटन के ज़रिए दे दिया जाता है, और जिस वक्त ये ख्वाहिश पैदा हो उस वक्त उस बटन को दबा के और इम्प्लांट के अंदर फ्लूइड भर के और भर जाता है कुदरत यानी खुद ब खुद, और उसके ज़रिए फिर ये अमल परफॉर्म होता है। लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है और इसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। ऑल्दो के सक्सेस रेट तो मौजूद है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है और ये एक आम आदमी तो अफोर्ड करने का सोच भी नहीं सके। इनफर्टिलिटी का मतलब है कि जो तौलीदी जसीमे हैं, जो टेस्टिस से प्रोड्यूस होते हैं, उनकी कमी का होना इनफर्टिलिटी कॉज करती है। तो एक मर्द जो कि इम्पोर्टेंट ना हो, यानी वो कमज़ोर नहीं है अंदरूनी तौर पर, लेकिन उसके सफ़ेद जसीमे कम हैं, इसको कहते हैं इनफर्टिलिटी। दूसरा है इम्पोटेंस, यानी उसमें मर्दाना कमज़ोरी तो मौजूद है लेकिन उसके तौलीदी जसीमे बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो ये दो अलग चीज़ें, दोनों को अलग समझने की ज़रूरत है। कुछ मर्द ऐसे होंगे जिनके अंदर इम्पोटेंसी होगी, यानी उनमें मर्दाना कमज़ोरी होगी, लेकिन उनके जो तौलीदी जसीमे स्पर्म काउंट नॉर्मल होगा, और ये अच्छे खासी बड़ी मकदार में पेशेंट होते हैं। इसीलिए हम स्पर्म काउंट सबसे पहले करवाते हैं कि सबसे पहले देखा जाए कि कहीं तौलीदी जसीमों का ही तो मसला नहीं है, क्योंकि तौलीदी जसीमें और स्पर्म्स का बनने का अमल हार्मोन्स के ज़ेर असर है। अल्लाह ताला ने पूरा सिस्टम इसका केमिकल बनाया हुआ है। तो अगर हार्मोन्स नॉर्मल हैं तो तौलीदी जसीमों को भी नॉर्मल होना चाहिए, और ऐसा बंदा चाहे वो कमज़ोरी क्यों ना हो उसमें औलाद पैदा करने की सलाहियत मौजूद रहती है। दूसरा ग्रुप है जिसके अंदर तौलीदी जसीमें कम हैं लेकिन वो पोटेंट है, यानी उसमें मर्दाना कमज़ोरी तो नहीं है लेकिन तौलीदी जसीमें बनाने की सलाहियत टेस्टिस में बहुत कम हो गई है। ये दूसरा ग्रुप है। तीसरा ग्रुप वो है जिसके अंदर दोनों खराबियाँ हैं, यानी वो इम्पोर्टेंट भी है और उसमें इनफर्टिलिटी भी है, यानी उसके तौलीदी जसीमें भी कम बन रहे हैं हार्मोन्स की वजह से, कम होने की वजह से, और साथ ही साथ उसके अंदर मर्दाना कमज़ोरी भी पाई जाती है। जिसमें तौलीदी जसीमें नहीं बन रहे वो वेरिकोसील यानी टेस्टिस के अराउंड जो खून की नालियाँ हैं वो फैल जाती हैं, जिसकी वजह से खून का दौरानिया कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। और अल्लाह ताला ने एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया है, उसकी कुदरत है कि उसने एक ऐसा एनवायरनमेंट इन ऑर्गन्स को दिया हुआ है जहाँ पे टेम्परेचर उनको 1 डिग्री to 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम चाहिए बॉडी से। खून जाता रहता है लेकिन तेज़ी से वहाँ से निकलना चाहिए, ताकि जो टेस्टिस के अराउंड का एरिया है, ताकि टेम्परेचर को कम से कम किया जा सके। इसको कहते हैं कंडक्शन, यानी हीट कंडक्शन। वहाँ से तेज़ी के साथ हीट को निकालता है ब्लड इटसेल्फ उस हीट को पास ओवर करता है बॉडी को। तो इस वजह जितना उनका टेम्परेचर 1 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड जब कम रहता है तो वहाँ पे तौलीदी जरासीम स्पर्म्स की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होती है, बेहतर अंदाज में होती है। अगर वहाँ पे वेरिकोसील हैं या खून की नालियाँ फैल गई हैं तो खून आ तो नॉर्मल स्पीड से रहा है लेकिन निकलने का अमल बहुत स्लो हो जाता है। जब वो निकलने का अमल स्लो होता है तो इस वजह से जो टेम्परेचर है टेस्टिस का वो बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से जो स्पर्म्स की जनरेशन है वो मुतासिर होना शुरू हो जाती है।
इन वेरिकोसील का सर्जिकल इलाज भी मौजूद है, सर्जरी करके भी होता है, और इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट भी एंडोवेस्कुलर ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं। और इसके अंदर जो फैली हुई वेन्स हैं, उन फैली हुई वेन्स के अंदर अगेन ग्लू के ज़रिए या कोयल्स के ज़रिए उन वेन्स को बंद कर दिया जाता है। तो उससे ये होता है कि जो खून की नालियाँ जिनमें स्टेसिस है ब्लड का, जो उस पूरे रीजन को गर्म करने का, अंदर उसका टेम्परेचर बढ़ाने का सबब बन रही हैं, वो नालियाँ बंद हो जाती हैं और सिर्फ काम की वेंस खुली रहती हैं, जिससे खून तेज़ी से वापस जाना शुरू हो जाता है। ये वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का प्रोसीजर है, बहुत फेमस प्रोसीजर है। अब पूरी दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ टाइम एंडोवेस्कुलर ट्रीटमेंट ही होती है, एम्बोलाइजेशन ही होती है। बहुत रेयर केसेस में या कॉम्प्लेक्स केसेस में सर्जिकल ट्रीटमेंट दी जाती है। प्री मैच्योर एजुकेशन जिस चीज़ का नाम है वो ये कि एक नॉर्मल अल्लाह ताला ने मर्द के अंदर सलाहियत रखी है कि वो एक सर्टेन पीरियड तक, जिसका ताल्लुक अगेन नफ्सियात से और माहौल से होता है, उस दौरान जिस वक्त ये मियाँ और बीवी मिलते हैं, वो एक सर्टेन टाइम तक जो है वो होल्ड करके रख सकता है अपने आप को। और अगर तो वो होल्ड करके नहीं रख पा रहा और वो फ़ौरन 10, 15, 20 सेकेंड्स के अंदर ड्रेन हो जाता है, तो इसको कहते हैं प्री मैच्योर एजुकेशन। जो प्री मैच्योर एजुकेशन है, इसका जो कॉमनेस्ट कॉज है वो अगेन साइकोलॉजिकल है। हमारे यहाँ माशरा जो है वो बहुत घुटन का शिकार है एक तरीके से। हमारे यहाँ इन चीज़ों पे बात नहीं होती। हमारे यहाँ लड़कों को, लड़कियों को कोई ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग का मतलब है उनकी कोई एजुकेशन नहीं होती। हम जब एजुकेट नहीं करते लोगों को, जिसमें ना हमारे दीन ने हमें मना किया था कि ये बातें अपने नौजवानों को सिखाई जाएं, बल्कि हमारे दीन ने पूरी इस पर गाइडलाइंस मौजूद हैं। इसके ऊपर हमारे उलमा को भी बात करने की ज़रूरत है। जब उनको सही गाइडलाइन नहीं मिलती तो सवाल पैदा होता है कि वो कहाँ से पता करें कि ये उनके साथ ये मसला है। तो फिर वो सर्च करते हैं खुद से। आम तौर पे सर्चिंग के दौरान गलत मवाद उनको मिलता है, अखबारों में गलत इश्तिहारात छपते हैं, वो उनको पढ़ते हैं, गलत लोगों के हाथों, क्वेक्स के हाथों वो चढ़ जाते हैं। और उसके अलावा फिर वो नेट से सर्च करते हैं तो इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करनी शुरू कर देते हैं। जो दुनिया की सबसे मशहूर दवा है वो पाकिस्तान के अंदर इस सिलसिले में, इम्पोर्टेंस के सिलसिले में, वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ही नहीं है। और हमने ये सुना है, लोग कहते हैं कि मार्केट में ब्लैक में बिकती है और बहुत महंगी बिकती है और बहुत बड़ी मकदार में पाकिस्तान में आती है। क्योंकि एक कानूनी चीज़ मौजूद नहीं है तो लोग गैर कानूनी ज़राए को इस्तेमाल करते हैं। उनको बाद मरतबा इल्म होता है जब भी करते हैं, बाद मरतबा इल्म ही नहीं होता। ख़ासतौर पर नौजवानों को ये पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ जाके इस मसले को डिस्कस करें। तो हमारे दीनी हल्के हों चाहे दुनियावी हल्के हों, इस पर बात करने से बहुत कतराते हैं। एक और गलतफहमी जिसको कह लें, जो मेरे हिसाब से और साइंटिफिक डाटा जिसका मौजूद नहीं है, कि अखबारों में हम अक्सर देखते हैं और इश्तिहार एक मखसूस स्टाइल में ही लिखे जाते हैं इश्तिहारात के, डॉक्टर साहब या फ़लाना हकीम साहब या फ़लाना हेमोपैथिक डॉक्टर साहब, मैं जवानी में ये काम करता रहा हूँ, इस वजह से अब मुझे मर्दाना कमज़ोरी लाहक हो गई है। बुनियादी तौर पर ऐसा कोई साइंटिफिक डाटा मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म को इतना मजबूत बनाया है कि वो अगर रोज़ाना भी इस अमल से गुज़रे और एक दिन में एक से ज़्यादा मरतबा भी गुजरे तो उसके अंदर ये सलाहियत वापस आ जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हम चलते फिरते हैं तो हमारे मसल्स को ख़त्म तो नहीं हो जाते चलने फिरने से, बल्कि इनफैक्ट जब हम चलते फिरते हैं तो मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। इसी तरीके से अगर जायज़ और हलाल काम अगर कोई इंसान रोज़ाना भी करता है, दिन में एक से ज़्यादा मरतबा भी करे, तो उसकी परफॉर्मेंस को नीचे नहीं जाना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन बेहतर होनी चाहिए असूली तौर पर। यह ज़्यादातर साइकोलॉजिकल इशू बन जाता है और ख़ुद नौजवान ये सोचने लगता है कि मेरी सलाहियत कम हो गई है और फिर वो चीज़ डिप्रेशन में कन्वर्ट होती है। डिप्रेशन साइकोजेनिक कॉज ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन में कन्वर्ट होता है और उसकी वजह से परफॉर्मेंस लिटरली नीचे जानी शुरू हो जाती है। इसमें अब उन लोगों की भी बात कर लेते हैं कि जो कि नॉर्मल हैं, जिनको ना वेनस लीक का इशू है, जिनको आर्टीरियल इंसफिशेंसी नहीं है, डायबिटिक नहीं है, लेकिन उनको भी ये शिकायत हैं और बहुत बड़ी मकदार माशरे में स्पेशली जो 40s और 50s में लोग हैं उनको ये शिकायत मौजूद होती है कि अब पहले वाली बात नहीं है। और देखें, एक तो कुदरती बॉडी बहरहाल जब आगे जाती है उम्र के साथ तो हार्मोनल चेंजेस आती हैं, वो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन हमारे यहाँ जिस तेज़ी से ये तब्दीली आती है उसके असबाब बड़े क्लियर हैं, हम देखना नहीं चाहते, हम उस पर बात नहीं करना चाहते। उसमें जो सबसे ज़्यादा जो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो 4 मेन रीज़न्स हैं इम्पोटेंसी के या परफॉर्मेंस नीचे जाने के, उसमें जो कॉमनेस्ट है जो पूरी दुनिया में और हमारे यहाँ बिलखसूस,
वो साइकोजेनिक। फिर माशरे के अंदर जिस तरीके से जाली दूध मिलता है, जिस तरीके से जाली खुराक मिलती है, कोई चीज़ खालिस नहीं मिल रही है और माशी हालात तंग हैं कि वो ब्रांडेड चीज़ें लें, इम्पोर्टेड चीज़, असली चीज़ लें। इवन जो हमारा गोश्त है वो भी अब खालिस उस तरीके से नहीं रहा है। हालांकि पाकिस्तान में लाइव स्टॉक बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद उसमें भी मिलावट हो रही है। सब्जियां गंदे पानी से फल फूल रही हैं, खाद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, यूरिया का। इस खुराक की वजह से और जो डिप्रेसिव किस्म के इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, ख़ास तौर पे शहरी इलाकों में और ख़ास तौर पे कराची के अंदर जो हालात हैं इस वक्त, वो लिवेबल एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए बहुत ज़्यादा कोई फेवरेबल नहीं है। ये चीज़ें मर्दाना जो ताकत है उसको बहरहाल इफ़ेक्ट कर रही हैं, बहुत तेज़ी के साथ इफ़ेक्ट कर रही हैं। मर्द आमतौर पर जब घर पहुंचते हैं तो वो उस वक्त शाम हो चुकी होती है। मेजॉरिटी मर्द पहुंचते हैं तवील सफ़र करके, 1.5 घंटा 2 घंटा एवरेज इस वक्त रोड टाइम है ट्रैफिक का, वापसी का 5 से लेकर 10 बजे तक यही ट्रैफिक इस तरह कराची में चल रहा होता है। कोई मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट है नहीं कि लोग बैठे आराम से, उनको ड्राइव करना है या उनको बाइक पे जाना है या बसों में लटक के जाना है, उन पे धूल मिट्टी आ रही है उनकी। जब वो घर पहुंचते हैं तो वो थकन का शिकार होते हैं, और जब थकन होती है तो इंसान वैसे भी बॉडी को नींद चाहिए, उसको सुकून चाहिए, तो उसकी ये परफॉर्मेंस कैसे निकल के सामने आ सकती है। तो इस सारे तनाजुर को देखने की ज़रूरत है। जो लोग अपनी इन परफॉर्मेंस को, जिनमें कोई ख़राबी नहीं है, यानी ना वेनस लीक है, ना वो डायबिटिक है, ना हाइपरटेंसिव है, ना उनमें आर्टीरियल इंसफिशिएंसी डायग्नोज्ड है, बल्कि उनमें साइकोजेनिक कॉज मौजूद है सामने, उनको अपना ये लाइफस्टाइल थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए जितना भी हो सके। एक्सरसाइज इस चीज़ को खसूसी तौर पे इम्प्रूव नहीं करती, बल्कि वो ओवरऑल बॉडी फंक्शंस को इम्प्रूव करती है। जब ओवरऑल बॉडी फंक्शन इम्प्रूव होता है तो इस चीज़ पे भी उसका असर आता है डेफिनेटली। फिर खाना खाने का एक बहुत इम्पोर्टेंट, खाना हमारे यहाँ लोग खाते हैं रात को 11 बजे 12 बजे, लेकिन हमारे यहाँ हम खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत सम्शियस टाइप का फूड खाते हैं, घी वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, सादा ग़िज़ाएँ हमारे यहाँ नहीं है, मरगूब ग़िज़ाएँ ज़्यादा हैं। तो ये भी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं। और हम खाना जब लेट खाएंगे 11 बजे रात को 12 बजे, तो आप बेड टाइम के ऊपर कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। परफॉर्मेंस के लिए मैदे का खाली होना बेहतरीन है,